और शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की सियासत से। महाराष्ट्र में सियासी बहरान के दरमियान शिवसेना के बागी अरकान असेंबली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर को अरकान असेंबली के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई करने से रोका जाए। साथ ही अजय चौधरी को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर बनाने को भी चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की समाअत करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच इस मामले की समाअत करेगी। बागी अरकान असेंबली की पैरवी हरीश साल्वे, जबकि शिवसेना की पैरवी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी करेंगे। बाकी रुकने असेंबली ने एकनाथ शिंदे को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर के तौर पर नाअहल करार देने के फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। दरख्वास्त में सुनील प्रभु की बतौर चीफ विप तकर्री को चैलेंज किया गया है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का दिल्ली से तमाम तरह अपडेट के लिए। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे महाराष्ट्र का जो मामला है अब सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है, क्या कुछ आज अहम रहने वाला है यहां सुनवाई में? जी देखिए हिना, साफ तौर से महाराष्ट्र का जो पूरा मामला था वो एक संवैधानिक संकट को लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। शिंदे गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। एक तो शिंदे की तरफ से याचिका दाखिल की गई है जिसमें अजय चौधरी को फिलहाल नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात कही गई है कि इनको फिलहाल अपने ही पार्टी का नेता बनाया जाए। साथ ही साथ जो फिलहाल वहां के स्पीकर हैं उनको फिलहाल जो हटाने का अविश्वास प्रस्ताव है उसको खारिज करने को भी चुनौती दी गई है। साफ तौर से इन दोनों पहलुओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत इस पूरे मामले की सुनवाई लगभग 11:30 बजे करेंगे। इस पूरे मामले में शिंदे गुट की तरफ से जैसा आप बता भी रही थी हिना कि जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं हरीश साल्वे वो रिप्रेजेंट करेंगे, वहीं स्पीकर को और फिलहाल उधर ठाकरे कैंप को फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस पूरे मामले में पहले भी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर और नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसके 2 उदाहरण हैं। एक तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का आदेश था और साथ ही साथ अभी राजस्थान में जो फिलहाल हलचल हुई थी उसको लेकर। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फ्लोर टेस्ट को लेकर क्या इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जो वहां के स्पीकर हैं उनको आदेश जारी कर सकता है या नहीं। लेकिन शिंदे गुट की तरफ से अर्जी दाखिल करके ये कहा गया है कि जिस तरह वहां पर फिलहाल एक संवैधानिक संकट उभरा है उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे। चूंकि स्पीकर के पास यह अधिकार होता है कि वो फ्लोर टेस्ट कराने के लिए 3 महीने का समय ले, लेकिन चूंकि समय शिंदे गुट नहीं देना चाहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात समय के साथ साथ सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस तरह शिवसैनिक तमाम महाराष्ट्र में या पुणे में तमाम हंगामे को देखा गया है, ऐसे में तमाम विधायकों को सुरक्षा के लिए भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि उनके परिवार की और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए, क्योंकि जिस तरह शिवसैनिक वहां पर हंगामा कर रहे हैं ऐसे में उनकी सुरक्षा को एक बड़ा खतरा है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की जाएगी शिंदे कैंप की तरफ से कि जो फ्लोर टेस्ट की बात है उसको लेकर स्पीकर को एक टाइम बाउंड का समय दिया जाए कि इतने समय के बीच में वहां पर अगर व्यवस्था बन पाए तो फिलहाल अपनी ताकत को दिखाने के लिए ये परमिशन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सुशील, तो आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। तमाम तर जो सुनवाई होगी उस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में एंट्री हो गई है। बागियों के सरबराह एकनाथ शिंदे ने उनसे फोन पर बात की। शिंदे ने एमएनएस सरबराह से बातचीत के दौरान उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। आपको बताएं कि राज ठाकरे अपने कूल्हे की सर्जरी से रिकवर हो रहे हैं। हाल ही में वो ऑपरेशन के बाद घर वापस आए हैं। ताहम इम्कान ऐसे जाहिर किया जा रहा है कि दोनों के दरमियान सियासी मामलात पर भी बातचीत हुई है। हालिया दिनों में राज ठाकरे की जानिब से एमवीए हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी देखी गई है। शिवसेना के हिंदुत्व के को लेकर राज ठाकरे कई बार सवाल उठा चुके हैं। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, यही इंतजार किया जा रहा था कि बिलाखिर राज ठाकरे की एंट्री कब होती है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र की सियासत में आज क्या कुछ अहम रहने वाला है? देखिए, जिस तरह से राज ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे का कांटेक्ट करना इस बात को कहीं ना कहीं दर्शाता है कि शिंदे ग्रुप कहीं ना कहीं एक
पर्याय के तौर पर राज ठाकरे को देख रहा है। जब जिस वक्त कोर्ट का फैसला आता है या फिर ऐसा लगता है कि किसी पार्टी में मर्ज होने की बात होती है तो मनसे एक अच्छा पर्याय हो सकता है। फिलहाल तो इस बारे में किसी तरह कोई प्रस्ताव मनसे को दिया नहीं गया है, लेकिन बातचीत ने एक बार इस तरह के मौजूदा राजनीति को देखते हुए रास्ते ज़रूर खुल गए हैं मनसे के लिए। इस तरह की बातें सामने आने लगी है। कुछ नेताओं से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था मनसे का कि अभी तक हमारे पास कोई प्रस्ताव आया नहीं, लेकिन आता है तो विचार किया जाएगा। जिस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है, ऐसे वक्त में शिंदे ग्रुप का एकनाथ शिंदे का राज ठाकरे से बात करना तो कई सवाल खड़े करता है और कई रास्ते ओपन करता है, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के खास समर्थनों में से मनसे को माना जा रहा था। उनके पास मात्र एक ही वोट था, इसके बावजूद भी राज्यसभा का चुनाव हो या फिर एमएलसी का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन किया था। हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उन्होंने अपनी कुछ दिनों में प्रतिमा बनाने की कोशिश की थी। बाला साहब ठाकरे के पोस्टर्स पे भी लगातार उनके फोटोज लगातार उसी रूप में दिखाई देने लगे। तो एक पर्याय बनाने की कोशिश यहाँ पे साफ तौर पे की जा रही है एकनाथ शिंदे की तरफ से। और साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि अब बागी विधायकों के बाद अब शिवसेना आक्रामक भूमिका तो अपना ही रही है। साथ ही संगठन जो मेन माना जाता था शिवसेना की जान होती है, उसे मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर अब शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है। लगातार उद्धव ठाकरे बेहद अहम जानकारी है। वसीम, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त मुंबई से एक अहम खबर आ रही है, वो अपने नाज़रीन को दे दें। मुंबई से ये खबर है कि वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की आज अहम रैली होने वाली है। शाम 6 बजे गोविंदी में ये रैली होगी। आदित्य ठाकरे भी शाम 5 बजे पार्टी कारकुनों से मुलाकात करने वाले हैं। तो बेहद अहम, जिस तरह से लगातार रैलियों के जरिए भी एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आदित्य ठाकरे ने कल भी एक अहम रैली की थी और अब ये खबर कि उद्धव ठाकरे भी आज शाम 6 बजे गोविंदी में रैली करने वाले हैं। आदित्य ठाकरे शाम 5 बजे पार्टी कारकुनों से मुलाकात करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, शिवसेना को लग सकता है एक और झटका। बेहद अहम खबर शिवसेना के ताल्लुक से, शिवसेना को लग सकता है एक और झटका। शिवसेना का एक और रुकन असेंबली शिंदे के राब्ते में है। तो एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 39 अरकान असेंबली पहले ही मौजूद हैं और इस वक्त ये खबर काफ़ी अहम है कि शिवसेना का एक और रुकन असेंबली एकनाथ शिंदे के राब्ते में है। जिस तरह से मैजिक नंबर्स की बात की जा रही है, उसको लेकर ये काफ़ी अहम हो सकता है। वसीम, आपका रुख करना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि रैलियों से भी खिताब जारी है, पार्टी कारकुनान से भी खिताब जारी है। कल भी आदित्य ठाकरे ने एक जज्बाती खिताब किया था। और दूसरा ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि शिवसेना का एक और रुकन असेंबली एकनाथ शिंदे के राब्ते में है। देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि संगठन जो मेन शिवसेना की जान होती है, उसी को मजबूत करने की कोशिश यहाँ पे अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तरफ से किया जा रहा है। पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपने पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। जिस तरह से आदित्य ठाकरे शाम 5 बजे युवा सेना जो मजबूत मानी जाती थी शिवसेना की सबसे, उसे और भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही गौर करेंगे माहिम और ये जो इलाका है जहाँ पे सदा का जो बाकी विधायक है, उस इलाके में भी अपनी एक मीटिंग कर रहे हैं। तो जिन इलाकों में मुंबई के बागी विधायक देखे गए हैं, उन इलाकों में भाई खल्ला जैसे यामिनी जादव है, वो उनके भी इलाके में वो जाके शाखा प्रमुख से मिल रहे। तो ये अक्सर देखा नहीं गया था, लेकिन इन दिनों में ये चीज़ें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे भी लगातार रैली कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संगठन इनकी मेन जान है। इनकी अगर रूपरेखा देखा जाए तो इनमें सबसे ज़्यादा पद जो दिया जाता है बड़ा नेताओं के 12 लोग थे, जिसमें 12 नेता जिसे कहा जाता है, जिसमें एक एकनाथ शिंदे भी थे। तो 11 नेता अब भी उनके पास है। तो ऐसे उनके अलग अलग पदों के हिसाब से है, तो उन सब पदों को वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक आज जिस तरह से उद्धव ठाकरे हो या फिर आदित्य ठाकरे हो या फिर लगातार अपने जो एमएलएज है उनको अपनी ओर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो नंबर्स है शिंदे ग्रुप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि एक विधायक की बात है, जिस तरह से आंकड़े हैं, वो आंकड़े लगभग 37 से 38 नंबर चाहिए था जो शिंदे ग्रुप के पास है, लेकिन किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहते। उदय सामंत
बर्मन जो यहाँ के उच्च तंत्र शिक्षा मंत्री थे, जी, वो बाकायदा 2 दिन तक आदित्य ठाकरे के साथ घूमते रहे और अचानक वो पहुंच जाते हैं असम। तो ये अपने आप में बड़ा मामला है और भी किस तरह से विधायकों को रोकना है और बिल्कुल कोर्ट का जो फैसला तो आएगा महाराष्ट्र की उसके बाद सियासत में आज का दिन क्या कुछ नई खबरें लाता है, उन खबरों से हम अपने नाजरीन को आपके जरिए लगातार अपडेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और एक और बेहद अहम खबर, गुजरात फसादात में उस वक्त के वज़ीर आला रहे पीएम मोदी को क्लीन चिट मिलने के बाद समाजी कारकुन तीस्ता सीतलवाड़ पर गोया पहाड़ टूट पड़ा है। तीस्ता सीतलवाड़ और साबिक आईपीएस आरबी श्री कुमार को 2 जुलाई तक गुजरात पुलिस की तहवील में भेज दिया गया है। गुजरात की अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने दोनों का 14 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने 2 जुलाई तक रिमांड दिया है। शनिचर के रोज गुजरात एटीएस की टीम ने तीस्ता सीतलवाड़ को अपनी तहवील में लिया था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर ने तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसके बाद एटीएस की टीम ने मुंबई में तीस्ता को गिरफ्तार किया था। वाज़ेह है कि तीस्ता सीतलवाड़ उन समाजी कारकुनों में से एक हैं जिन्होंने गुजरात फसादात के मुतासरीन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी है। और इसी से जुड़ी एक और अहम खबर आपको दे दें, समाजी कारकुन तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के खिलाफ आज बेंगलुरु में एहतजाज देखा जा रहा है। बेंगलुरु में वकला की जानिब से मुजाहरा किया जाएगा। आपको बताएं कि इससे पहले जमाते इस्लामी हिंद भी तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी की मुखालिफत कर चुकी है। यही नहीं बल्कि उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने भी तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के खिलाफ मजम्मती बयान जारी किया है। तो अहम खबर, समाजी कारकुन तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के खिलाफ बेंगलुरु में एहतजाज किया जाएगा वकला की जानिब से। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे रऊफ हलूर का। रऊफ, इस एहतजाज के ताल्लुक से क्या कुछ तफसीलात हैं? जी देखिए, आज दोपहर 2 बजे बेंगलोर के सिटी सिविल कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के खिलाफ वकला की जानिब से एहतजाज दर्ज हो रहा है। वकला का ये कहना है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी है और इस सिलसिले में जो है इंसाफ का मुतालबा करते हुए वो एहतजाज कर रहे हैं। तो लिहाजा हम देख रहे हैं कि आज जो है बेंगलोर के एडवोकेट्स की जानिब से ये एहतजाज की कॉल दी गई है। और जैसा कि हम देखते हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ के जो दौरे रहे हैं, कई मरतबा उन्होंने बेंगलोर यहाँ पर वो आई हैं, चाहे वो गुजरात के फसादात के मामले हों या फिर सीए के एहतजाजात हों या फिर और कोई दूसरे गिरफ्तारियों के मामलात हों। तो इन मामलात को लेकर कई मरतबा वो यहाँ पर आई हैं, यहाँ के सेमिनार्स में, यहाँ के एहतजाजों में उन्होंने हिस्सा भी लिया है। तो आज जो है वकला की जानिब से आज एहतजाज होने जा रहा है। रऊफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हमने देखा है कि कई समाज के जो तबके हैं उनकी जानिब से तीस्ता सीतलवाड़ की जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, चाहे वो उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन हो या फिर हमने देखा था कि जमाते इस्लामी हिंद ने भी उनकी गिरफ्तारी की मुखालिफत की है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो तबका है वो सामने आ रहा है। ये बिल्कुल भी तीस्ता सीतलवाड़ एक ऐसी समाजी शख्सियत या सोशल एक्टिविस्ट रही हैं जो हर हमेशा जिन्होंने जो है अक़लियतों, दलितों और ट्राइबल्स के एहतजाजों में, तहरीकों में इन्होंने हिस्सा लिया है। तो लिहाजा आज जबकि उनकी गिरफ्तारी हुई है तो अक़लियती तबके की जानिब से, अक़लियती तंजीमों की जानिब से और ख़ास तौर पर तरक्की पसंद तंजीमों की जानिब से उन्हें तायीद और इनकी हिमायत हासिल हो रही है। तो इसीलिए जो है आज जो एडवोकेट्स हैं वो भी जो है एक सेकुलर नजरियात के हामिल हैं, जो जिन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। तो इस हुकूक इंसानी
के लिए जो जी काम कर रही बिल्कुल है बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल रऊफ, तो आज जो एहतजाज रहेगा और जिस तरह से आपने तमाम तर तफसीलात दी हैं कि 2 बजे इसकी शुरुआत होनी है, लगातार तफसीलात आपके जरिए अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आपको बता दें कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर ने तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद ATS की टीम ने मुंबई में तीस्ता को गिरफ्तार किया है। इसी के ताल्लुक से मजीद जानकारी हम हासिल करेंगे अहमदाबाद के हमारे नुमाइंदे नवीन से। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ FIR में कहा गया है, क्या कुछ है डिटेल्स? ना बहुत महत्व की बात यह है कि इस केस में तीस्ता सीतलवाड़ के साथ साथ पूर्व IPS ऑफिसर श्री कुमार और संजीव भट्ट भी शामिल हैं आरोपी में। जो कि FIR की बात करें तो उसमें खास तौर पर लिखा हुआ है कि 2002 से 22 तक जो कौमी तूफान हुआ था उसमें जो ऐसा ये जो NGO बना के और एक किसी व्यक्ति विशेष के टारगेट करके और उसे मृत्यु दंड तक की सजा हो, इस तरह का फर्जी दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट खड़ा करने का आरोप लगा है, फंड का दुरुपयोग का आरोप लगा है। तो ये सारी जो कलमें हैं, जो IPC की कलम है, उसके तहत FIR दर्ज की गई है। तीस्ता और श्री कुमार को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि संजीव भट्ट फिलहाल पालनपुर की जेल में बंद है, तो उनको ट्रांसफर वारंट से मतलब लाया जाएगा। दोनों जो आरोपी हैं तीस्ता और श्री कुमार, जो IPS और तीस्ता, उन दोनों को 2 जुलाई को फिर से कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, क्योंकि 1 तारीख को रथ यात्रा है अहमदाबाद में, जिसको लेकर कोर्ट ने 2 तारीख को उनको प्रोड्यूस करने को कहा है। तो कह सकते हैं कि इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट किसका था और कौन से लोग शामिल हैं, इन सारी तहकीकात के लिए पुलिस ने रिमांड मांगा था और जो दिया गया है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नवीन, बेहद अहम जानकारी के लिए। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको दे दें, एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक किया गया है। RS-पुरा सेक्टर में BSF की ये कार्रवाई हुई है। लाश अभी भी तारों की फसील के पास पड़ी हुई है। तो बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से, एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक किया गया है। RS-पुरा सेक्टर में BSF की ये अहम कार्रवाई की गई है और जो तफसीलात हमारे पास आ रही हैं उनके मुताबिक लाश अभी भी तारों की फसील के पास पड़ी है। तो बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल ये खबर जम्मू कश्मीर से, एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक किया गया है। RS-पुरा सेक्टर में BSF ने ये अहम कार्रवाई की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाश अभी भी तारों की फसील के पास पड़ी है। इलाहाबाद तशद्दुद के मुलजिम जावेद मोहम्मद के घर को मिसमार करने के मामले में हाईकोर्ट में आज समाअत है। जावेद मोहम्मद की अहलिया परवीन फातिमा ने अर्जी दाखिल की है। अर्जी गुजार ने PDA पर गलत तरीके से घर मुनहदिम करने का इल्जाम लगाया है। कसूरवार ऑफिसर्स को के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अर्जी गुजार ने नया घर तामीर होने तक सरकारी रिहाइशगाह मुहैया कराने की भी मांग की है। तो नाज़रीन, आपको बता दें बेहद अहम खबर, जिस तरह से लगातार मुलजिम इलाहाबाद तशद्दुद के जावेद मोहम्मद का घर जब मिसमार किया गया, उसी के फौरी बाद अपील दाखिल की गई थी, हाईकोर्ट में भी समाअत की गई थी, वकील की जानिब से भी की गई थी और जावेद मोहम्मद की जो अहलियां हैं परवीन फातिमा, उनकी तरफ से भी एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि उनका घर जो है PDA ने गलत तरीके से मुनहदिम किया है। उनका साफ तौर पर यह कहना था, यानी जावेद की अहलिया परवीन फातिमा का कहना था कि घर जब उनके नाम था तो फिर कार्रवाई जो है उस पर की गई, वो कार्रवाई की गई जावेद मोहम्मद के नाम पर, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब जबकि उनका घर मिसमार हो चुका है तो उन्होंने जो कसूरवार ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है अपनी इस अर्जी में। साथ ही नया घर तामीर होने तक सरकारी रिहाइशगाह का भी उन्होंने मुतालबा किया है। इलाहाबाद से हमारे साथी मुश्ताक आमिर मौजूद हैं। मुश्ताक, क्या कुछ है तफसीलात? हिना, सबसे पहले मैं बता दूं कि परवीन फातिमा का मकान, जिसको जावेद मोहम्मद का मकान बताकर PDA ने गुज़श्ता 12 जून को मुनहदिम कर दिया था, इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी पर आज समाअत होनी है। जो दाखिल की गई है अर्जी परवीन फातिमा की तरफ से, उसमें चंद मुतालबात किए गए हैं, प्रेयर की गई है अदालत से। एक ये कि जो मकान गिराया गया है वो परवीन फातिमा का है, जावेद मोहम्मद का नहीं, लिहाजा मकान
गिराने का मुआवजा दिया जाए और नया मकान बनाकर दिया जाए। दूसरा कि आर्जी तौर पर उनको मकान बना करके दिया जाए जब तक कि उनका कोई नया मकान नहीं बन जाता है। और मकान गिराने वाले जो भी आला अफसरान हैं, पीडीए के जो आला अफसरान हैं जिन्होंने मकान को मुनज़्ज़िम किया था, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इस मामले की जो समाअत है आज सुनीता अग्रवाल और जस्टिस विक्रम चौहान की डिविजनल बेंच में इसकी समाअत है, जो लंच से पहले होना मुमकिन बताई जा रही है, जिसकी उम्मीद है कि लंच से पहले इसकी समाअत हो जाएगी। जी बिल्कुल मुश्ताक, तो इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। अहम खबर, अग्निपथ स्कीम पर मुल्क भर में तनाज़ा जारी है। इस मामले पर अपोजिशन जमातें लगातार हुकूमत को घेर रही हैं। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कांग्रेस आज मुल्क गिर सतह पर एहतजाज करने वाली है। कांग्रेस कारकुन आज अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में हर असेंबली हल्के में एहतजाज किया जाएगा। मुजाहरे में पार्टी मेंबरान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, लीडरान भी शिरकत करेंगे। अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस कारकुनान और लीडरान सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये मुजाहरा करने वाले हैं। सीधे दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया। रवि, कांग्रेस आज एक बार फिर सड़कों पर नजर आएगी, क्या कुछ है इसकी डिटेल्स? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रवि सिसोदिया, जो कि बताएंगे कि किस तरह से सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कांग्रेस का आज ये एहतजाज जारी रहेगा। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस आज एक बार फिर सड़कों पर नजर आने वाली है, क्या कुछ है इसकी तफसीलात? देखिए, 20 मई को कांग्रेस की तरफ से जंतर मंतर पर एक धरना दिया गया था, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, जिसमें प्रियंका गांधी भी थी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे। उसके बाद तय किया गया था कि 27 जून यानी कि आज पूरे देश भर में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन करेगी। इसका एक मकसद है कि जिस तरह से जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें जो युवक थे, जो छात्र थे, उनको अपना साथ देने का, उनको एक सपोर्ट देने की कोशिश थी। इसी बाबत आज पूरे देश भर में जो तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर धरना प्रदर्शन होगा और जिम्मेवारी हर एक जो स्टेट के जो बड़े नेता हैं उनको दी गई, जो प्रदेश अध्यक्ष उनको जिम्मेवारी दी गई है कि वो अपने राज्य में सुनिश्चित करे कि इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाया जाए। 10 बजे से 1 बजे तक का समय दिया गया है। हालांकि आज दूसरी तरफ राष्ट्रपति के नॉमिनेशन के नाम को लेकर नॉमिनेशन भी है, इसलिए कई बड़े नेता दिल्ली में मौजूद रहेंगे, लेकिन प्रदेश में ये जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष को दी गई है कि इस मसले को लेकर धरना प्रदर्शन कराया जाए। जी रवि सिसोदिया, तो लगातार इस अहम खबर से मुतालिक तमाम तर तफसीलात अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा मिलिटेंट की शिनाख्त फरीद अहमद वल्द गुलाम हसन साकिन कोटी डोडा के तौर पर की गई है। मिलिटेंट के कब्जे से गोला बारूद समेत एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि फरीद अहमद को मार्च 2022 में एक मुश्तबा शख्स से असलहा और गोला बारूद मिला था और उसे डोडा में पुलिस एहलकारों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। वाज़ेह रहे कि श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले हिफाजती इक़दाम के तौर पर पीएस डोडा की एक पुलिस पार्टी ने डोडा टाउन के मज़ाफ़ात में एक नाका लगाया था, जिसके दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मज़कूरा मिलिटेंट को गिरफ्तार किया। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब।